दोस्तों, एक बड़े घर की बेटी जो कि अमेरिका से पढ़ाई करने के बाद इंडिया आती है और उसके बाद एक कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर काम करने लगती है। लेकिन उसकी किस्मत तब फूट जाती है कि जब वो उसी कंपनी के एक छोटे से कर्मचारी के प्यार में पड़ जाती है और उससे शादी कर लेती है। लेकिन दोस्तों, कुछ ही समय बाद उस मैडम को एहसास हो जाता है कि उसने जो भी कुछ किया है बहुत गलत किया है। उसे ये शादी नहीं करनी चाहिए थी और 2 सालों के बाद वो उस लड़के से अपना रिश्ता खत्म करके एक अपने लेवल के हाई लेवल के अमीर आदमी से दूसरी शादी कर लेती है और सुखी सुखी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। लेकिन दोस्तों, कुंभ के मेले में जब वो मैडम भी स्नान करने के लिए, संगम में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज पहुंचती है, प्रयागराज के एयरपोर्ट पर पहुंचती है, तो अपने पति को तलाक के 8 सालों के बाद देखती है और उसकी हालत देखकर उस मैडम का कलेजा फट जाता है। उसे बहुत पछतावा होता है। लेकिन दोस्तों, अब पछताने से क्या होता है जब उसकी ऐसी हालत हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, उसके बाद जो कुछ होता है बहुत दिलचस्प होता है। तो क्या कुछ हुआ, और आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक लड़की जिसका नाम राजेश्वरी होता है। बात है 2017 की, जब वो यूएसए के शिकागो यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के बाद, एमबीए करने के बाद इंडिया वापस आती है और गाजियाबाद में ही एक कंपनी में वो असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर काम करने लगती है। अब राजेश्वरी की जो उम्र थी वो 30 साल की थी। लेकिन दोस्तों, उसका जोश और खरोश जो है किसी 18 साल के लड़की के बराबर ही रहता था। वो जो है जितनी दिमाग, जितनी पढ़ी लिखी, उतनी ही खूबसूरती भी राजेश्वरी को ऊपर वाले ने दी थी। अब राजेश्वरी की शादी नहीं हुई थी, लेकिन शादी के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते उसके दरवाजे पर रोज आते थे। राजेश्वरी के माता पिता के पास लोग खुद ही रिश्ते लेकर आते थे। लेकिन राजेश्वरी जो है वो एक अलग ही मिजाज की लड़की थी, सख्त मिजाज की लड़की थी। उसका सारा ध्यान जो है वो अपने करियर पर था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि लोहा कितना भी सख्त हो, कभी ना कभी उसको भी पिघलना पड़ता है। तो वैसे ही राजेश्वरी के साथ भी होता है। दरअसल वो जिस कंपनी में काम करती थी, उसी कंपनी में एक लड़का जिसका नाम विजय पाल होता है, जो कि 12वीं तक पढ़ा था और उसी कंपनी में एक बॉयलर इंचार्ज या सुपरवाइजर के रूप में काम कर रहा था। अब वैसे तो दोस्तों, जो विजय पाल था वो 12वीं तक पढ़ा था, लेकिन उसका ठाट बाट, उसका पहनावा और उसका जो स्टाइल जो था, उसके पास हर वो चीजें थी जो उससे कहीं ऊंचे लेवल के जो लोगों के पास थी। तो उसके पास सब कुछ था, महंगे ब्रांडेड कपड़े थे, अच्छा परफ्यूम लगाता था, उसके पास एक अच्छी सी कार होती है। और वो इतना सब कुछ इसलिए उसके पास था क्योंकि उसके पिताजी जो थे वो इंटर कॉलेज में टीचर होते हैं और विजय पाल अपने माँ बाप का इकलौता लड़का होता है। तो इसीलिए उसकी जितनी भी सैलरी थी, ज़्यादा थी नहीं, लेकिन वो सारा कुछ अपने ऊपर ही खर्च करता था। तो इसीलिए उसकी जो पर्सनालिटी भी भगवान ने उसको ऐसे दे रखी थी, उसकी भी उम्र जो है 27-28 साल की थी। अब दोस्तों, एक दिन क्या होता है कि जो राजेश्वरी का ड्राइवर था उसकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। और जब छुट्टी लेने के बाद विजय पाल उस गेट से निकलता है, कंपनी के गेट से, तो उसे रोका जाता है और उसे कहा जाता है कि क्या तुम मैडम की गाड़ी चला सकते हो। दोस्तों, उनकी जो गाड़ी थी वो मर्सिडीज थी, ऑटोमेटिक थी, क्योंकि वो खानदानी थी, उनके पिताजी के पास भी बहुत दौलत थी। तो इसीलिए उन्हें सिर्फ सैलरी का भरोसा नहीं था। वैसे भी उनकी सैलरी जो थी करीब 3-4 लाख रुपए थी, लेकिन उनके पास जो है उससे कहीं ज़्यादा की संपत्ति थी। तो उनकी जो गाड़ी थी ऑटोमेटिक थी, मर्सिडीज की गाड़ी थी। तो अब वो कोई चलाना नहीं जानता था। जब विजय पाल से पूछा जाता है तो कहता है, हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, मैं चला लूँगा। तो उसे कहा जाता है कि तुम मैडम को जो है उनके घर तक छोड़ के आओ। अब गाजियाबाद से मोदी नगर जो है करीब 25-30 किलोमीटर शायद पड़ता है, वहीं पर मैडम का घर होता है। तो जो विजय पाल था वो भी मोदी नगर का ही रहने वाला था। तो वो कहता है, ठीक है, मैं मैडम को उनके घर तक छोड़ दूंगा। अब दोस्तों, वो मर्सिडीज में आकर बैठ जाता है, अपनी गाड़ी वहीं पर वो खड़ी कर देता है और उसके बाद 5 मिनट के बाद मैडम भी आती है और फिर वो गाड़ी में बैठती हैं। वो उस गाड़ी लेकर निकल देता है। जब वो रास्ते में उसको देखती हैं तो उससे पूछती हैं कि तुम किसकी गाड़ी चलाते हो। तो वो कहता है कि मैडम, मैं कोई ड्राइवर नहीं हूँ
और मैं भी जिस कंपनी में आप हैं और उसी कंपनी में एक छोटा सा कर्मचारी हूं, बॉयलर सुपरवाइजर के रूप में मैं काम करता हूं। अब वो सोचती हैं कि ठाट बाट स्टाइल और पहनावे से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे यही कंपनी का मालिक है और ये कह रहा है कि मैं एक छोटा सा सुपरवाइजर हूं। तो फिर भी वो कहती हैं चलो कोई बात नहीं, आजकल के ज़माने में तो हर कोई स्टाइलिश है। लेकिन जब 20-25 किलोमीटर की दूरी में 15-20 मिनट लगते ही हैं और इस बीच में वो उसके हाव भाव से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती हैं। क्योंकि जिस कंपनी में थी 300 लोग काम करते थे, किसी की पर्सनालिटी वैसी नहीं थी। अमूमन वैसी पर्सनालिटी उन्होंने शायद ही इंडिया में किसी को देखा था। तो इसीलिए जो राजेश्वरी थी वो उसे देखी जा रही थी। फिलहाल वो उनके घर पर पहुंच जाता है, गाड़ी वहां पर खड़ी कर देता है और उसके बाद फिर वो वहां से किसी साधन से अपने घर चला जाता है, जो कि वहां से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर था। जब अगला दिन होता है तो फिर उसके पास कॉल जाता है कि भाई आज भी उनकी ड्राइवर की तबीयत ठीक नहीं है, तो आज भी तुम्हें मैडम को लाना है और जल्दी से वहां पर पहुंचो, क्योंकि मैडम को 1 मिनट का भी देरी बर्दाश्त नहीं है। अब दोस्तों जो विजयपाल था जल्दी से वो तैयार होता है और उसके बाद पहुंचता है वहां पर, मैडम के घर पर इंतजार करने लगता है। 5 मिनट के बाद मैडम निकलती हैं तो उसे देखकर मुस्कुरा देती हैं, कहती हैं कि आज भी तुम्हें तकलीफ सहनी पड़ी। तो बोलता है कि इसमें तकलीफ की कौन सी बात है, मैं नौकरी करता हूं, मेरा ये सौभाग्य है कि मैं जो है आपकी गाड़ी चला रहा हूं। अब इस पर जो मैडम थी वो भी मुस्कुरा देती हैं। उसके बाद वो बैठ जाती हैं। अब दोस्तों क्या होता है कि जो ड्राइवर था उनका, उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि वो कुछ दिन के लिए गांव चला जाता है और जो विजयपाल था वो राजेश्वरी मैडम का परमानेंट ड्राइवर हो जाता है। अब आते जाते जो है वो उससे काफ़ी प्रभावित हो जाती हैं, क्योंकि उसका लहजा जो था, पढ़ा तो 12वीं तक ही था, उसके बाद उसने ITI वगैरह कर रखा था, लेकिन उसका जो लहजा था, उसके जो शौक थे वो बहुत ही हाई लेवल के थे और वो सीधा साधा सज्जन भी बहुत था। एक दिन क्या होता है कि वो जब मैडम को लेकर वापस जा रहा था तो सड़क पर पति पत्नी लड़ाई कर रहे थे, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक लग चुका था, गाड़ी आगे निकल नहीं रही थी। तो वो जाकर देखता है कि आखिर क्यों झगड़ा हो रहा है। वहां पर भीड़ लगी थी। जो पत्नी थी वो 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ रो रही थी, अपने पति का पैर पकड़कर रो रही थी कि मुझे माफ कर दो, मैं कहाँ जाऊंगी। लोग उसे समझा रहे थे कि भाई कम से कम बीवी की बात नहीं मान रहा है, छोटे छोटे तेरे बच्चे हैं, उनका शक्ल देख। लेकिन दोस्तों उस व्यक्ति पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। और जब विजयपाल देखता है तो सोचता है चलो इनको साइड करके मैं गाड़ी जो है निकालूं, मैडम को घर जाने की देर हो रही होगी। गाड़ी से उतरता है, वो भी जाके वहां पर सारा माजरा समझता है। तो वो बिना सोचे समझे उस जो आदमी था उसे मारने लगता है। और उसके बाद जब मैडम देखती हैं वो घबरा जाती हैं, सोचती हैं अरे ये तो गया था ट्रैफिक क्लियर करने के लिए, ये तो मारपीट कर रहा है। वो भी उतर जाती हैं और उसके बाद जो है वहां पर वो जाती हैं और वो विजयपाल से कहती हैं कि अरे ये क्या कर रहे हो तुम। वो जैसे मैडम को देखता है तो घबरा जाता है, बोलता है सॉरी मैडम, चलिए गाड़ी में बैठिए। और उसके बाद वो उस महिला से कहता है कि तुम कहीं जाना मत, मैं अभी जो है आ रहा हूं और तुम्हारे तरफ से मैं चलता हूं पुलिस थाने में, और कैसे नहीं ये तुमको ले जाएगा, अभी मैं इसका अकल जो है ठिकाने लगवा दूंगा। यही सब कहते हुए वो आके गाड़ी में बैठ जाता है। मैडम उससे पूछती है कि क्या हुआ था वहां पे। वो कहता है बताइए, आजकल बीवियों की लोग इज्जत नहीं करते हैं, बेचारी इतनी परेशान है, 2 बच्चों को लेकर रो रही है, लेकिन उसे जरा भी रहम नहीं आ रहा है उसके ऊपर। और सॉरी मैडम कि मैंने जो है, आप गाड़ी में बैठी थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मैडम ने कहा कि लेकिन हो सकता है कि कुछ गलती उस औरत की भी रही हो। तो विजयपाल कहता है कि हो सकता है उसकी गलती हो, लेकिन वो माफी मांग रही है और 2 बच्चों के लेकर वो कहाँ जाएगी, और उसे लोग समझा रहे हैं तो समझने को तैयार नहीं है। मैडम ने कहा कि लगता है तुम औरतों की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हो। तो कहता है कि मैडम मैं तो वैसे इज्जत सबकी करता हूँ, लेकिन अगर कोई दुख में होता है तो उसका दुख मुझे देखा नहीं जाता। अब जब मैडम उसकी ये बात सुनती हैं तो दोस्तों और इम्प्रेस हो जाती हैं। वो सोचती हैं कि इससे अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा, जितना ही ये खूबसूरत है उतने खूबसूरत इसके विचार हैं। और फिर वो उससे इतना वो इम्प्रेस हो जाती हैं कि मन ही मन उसे चाहने लगती हैं, क्योंकि उनके पास तो ऐसे बहुत सारा पुश्तैनी जमीन था, धन दौलत की कमी नहीं थी, अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। तो इसीलिए जो है उन्हें पैसों से कोई मतलब नहीं था।
वो जो है अब सोचती है कि कोई एक अच्छा जीवन साथी चाहिए। तो इसीलिए एक दिन वो विजयपाल से अपने प्यार का इजहार कर देती हैं, प्रपोज कर देती हैं, कहती हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब दोस्तों जैसे विजयपाल ये बात सुनता है तो उसके तो मतलब समझ में नहीं आता वो क्या करे। वो कहता है कि मैडम आप ये क्या बात कर रही हैं, आप मजाक कर रही हैं। वो कहती है मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। वो कहता है कि मेरी औकात तो बिल्कुल नहीं है, मेरे पिताजी अध्यापक हैं और मैं छोटी सी नौकरी करता हूँ, और आपको लोग क्या कहेंगे। तो कहती है कि जो भी कहे मुझे लोगों की परवाह नहीं है। अगर मैं लोगों की बात सुनी होती तो मैं यूएसए नहीं जाती पढ़ने के लिए और फिर यहाँ आकर मैं नौकरी नहीं करती। तो फिर अब वो कहता है कौन नहीं चाहेगा कि ऐसी लड़की से उसकी शादी हो। अब दोस्तों हाल फिलहाल जो है वो दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। लेकिन जब राजेश्वरी अपने माँ बाप को ये बात बताती हैं तो उनके माँ बाप नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि माना कि लड़का अच्छा है लेकिन हैसियत देखना चाहिए, सोसाइटी देखना चाहिए, लोग क्या कहेंगे। लेकिन राजेश्वरी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। वो उन्हें समझाने का प्रयास करती हैं, वो नए जमाने के हिसाब से सोचती हैं, कहती हैं कि आजकल ये सब कौन देख रहा है और कौन किसके काम आएगा। अगर मान लो हम लोग के पास कुछ नहीं होता, कौन हमारे काम आता। तो लेकिन वो मानते नहीं हैं। वो कहते हैं नहीं, हमें अपने पुरखों की इज्जत नहीं मिटानी है और हम इस शादी को मंजूरी नहीं दे सकते। लेकिन फिलहाल दोस्तों इतनी पढ़ी लिखी थी, उसके ऊपर ज़्यादा वो लोग दबाव भी नहीं बना सकते थे। राजेश्वरी जो है वो विजयपाल से एक कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर लेती हैं। उसके बाद ये दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों अब ताने मारने वालों की कमी नहीं थी। इधर जो फैक्ट्री में उनका मान सम्मान था, जो रुतबा था, उसमें भी कमी आ जाती है। और जिस तरीके से उन्हें और जगह मान सम्मान मिल रहा था वो नोटिस करती हैं कि उसमें भी कमी आ चुकी है। इसके अलावा जो माता पिता थे वो अलग ही नाराज थे, क्योंकि जो भी रिश्तेदार थे अगर ताना मारते थे तो जाहिर सी बात है कि राजेश्वरी के माता पिता को ही मारते थे कि ऐसे कैसे इस तरीके से आपकी बेटी ने कर लिया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि जो विजयपाल था वो राजेश्वरी को बहुत प्यार करता था। राजेश्वरी को कहा जाए कि पलकों पर बिठा कर रखता था। वो कभी इस बात का एहसास नहीं होने देता था कि मैडम की कहीं बेइज्जती ना हो उसकी वजह से। इसीलिए वहाँ से वो काम भी छोड़ देता है, कहीं और वो काम करने लगता है, क्योंकि उसे भी सम्मान से जीना था। भले ही मैडम 3-4 लाख रुपए पाती थी, लेकिन विजयपाल का भी अपना कुछ स्रोत होना चाहिए था। तो इसीलिए जो है अलग काम करने लगता है। और कभी कभी तो उसके मुंह पर ही लोग पूछ लेते थे कि मैडम आपके हस्बैंड क्या करते हैं, वो कहाँ पे हैं, और वो चुपचाप वो बात सुनकर अपना मुंह फेर लेता था। यानी कभी भी वो राजेश्वरी के पावर और उसके पोस्ट के बीच में नहीं आता था। तो दोस्तों इस तरीके से विजयपाल जो है वो मैडम के इज्जत का ख्याल रखता था और उनकी इज्जत को बरकरार रखना चाहता था। लेकिन घर के अंदर वो मैडम को बहुत चाहता था, मैडम भी उसे चाहती थी। लेकिन धीरे धीरे जब 2 साल बीत जाते हैं तो फिर मैडम को एहसास होने लगता है कि शायद मैंने शादी करके गलत कर दिया है और मुझे जो है इस तरीके से कम विजयपाल से शादी नहीं करनी चाहिए थी। दोस्ती कर ली, प्यार कर ली, अलग बात है, लेकिन शादी नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि जिस माँ बाप की मैं इकलौती औलाद हूँ, जब वही खुश नहीं रहेंगे तो फिर, और वैसे भी लोग पीछे कमेंट कर देते थे, तो इस तरीके से उन्हें बहुत बुरा लगता था। वो जो है उससे रिश्ता तोड़ने का फैसला करती हैं। और एक दिन वो कहती हैं कि क्या तुम मुझे अलग कर सकते हो, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो अगर मैं तुमसे अलग हो जाऊं, तुमसे तलाक ले लूं। अब इतना सुनते ही विजयपाल जो है वो जानता था कि उसकी वजह से इनकी काफ़ी बेइज्जती होती है। वो कहता है कि अगर तुम ज़रूरी समझती हो और तो मैं बिल्कुल अलग होने के लिए तैयार हूँ। और फिर उसके बाद वो कहता है लेकिन मुझे तुम माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे लायक था नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आया। अब ये सुनते ही वो जो है विजयपाल के सीने से लिपट कर रोने लगती हैं। कहती हैं ठीक है, लेकिन जब भी मैं आपको बुलाऊंगी तो आप मुझसे मिलने आ जाना। वो कहता है ठीक है।
मैं ज़रूर आपका इंतज़ार करूँगा। दोस्तों उसके बाद इसी बात पर दोनों आपसी रजामंदी से अलग हो जाते हैं और उसके बाद वो विजयपाल से कहती हैं कि अगर तुम्हें 10-20 लाख रुपए या 50 लाख रुपए की ज़रूरत हो तो वो आप ले लीजिए, कोई बिजनेस वगैरह कर लीजिए। लेकिन विजयपाल कहता है कि मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है और वैसे भी मेरे पास जितना भी है उसी में मैं संतोष करता हूँ, और मेरे पास जब तुम नहीं रहोगी तो मैं धन दौलत लेकर क्या करूँगा। कोई बात नहीं, जहाँ जाओ खुश रहना। मैं ऊपर वाले से दुआ करूँगा कि अब आपके प्रतिष्ठा में और तुम्हारी इज्जत में कोई कमी ना आए। इतना सुनते ही जो राजेश्वरी थी वो जो है रोने लगती हैं। लेकिन दोस्तों अब उन्हें अलग होना ही था। आपसी रजामंदी से दोनों अलग हो जाते हैं, कोर्ट में जाकर तलाक ले लेते हैं और उसके बाद वो वहाँ से काम छोड़कर महाराष्ट्र चली जाती हैं। एक कंपनी में वो भी वहाँ पर मैनेजर हो जाती हैं और जो विजयपाल था वो दोस्तों वहाँ से वो भी अपने घर आकर रहने लगता है। कुछ दिन उसे समझ में नहीं आता वो क्या करे। वो राजेश्वरी के खुशियों के लिए, जमाने के खुशियों के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर देता है। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे जब समय बीतता गया, इसने शादी वगैरह नहीं करी, लेकिन राजेश्वरी का जैसे ही तलाक हुआ वैसे ही फिर से रिश्तों की भरमार लग गई और उसके बाद अपने माता पिता की मर्जी से एक बहुत अमीर आदमी से जिसका नाम शिवदयाल होता है उससे वो शादी कर लेती हैं। लेकिन शादी करने के बाद उन्हें एहसास होता है कि जो शिवदयाल था नंबर 1 का शातिर आदमी था, वो सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए राजेश्वरी से शादी करता है और राजेश्वरी के माइंड का इस्तेमाल करके अपने बिजनेस को सेट करना चाहता था। वैसे भी वो बहुत अमीर था, लेकिन अब जो दिल का मिलन था वो कभी हो नहीं पाता है। राजेश्वरी को बात बात में ताने मारने लगता है। जब राजेश्वरी कहती हैं कि मेरी वजह से तुम्हारा बिजनेस सेट हो रहा है, तो वो कहता है कि तुम्हारे पास अगर दिमाग ही होता तो अपने ड्राइवर से तुम शादी नहीं कर लेती। तो इस तरीके से वो अब ताने मारने लगता है और राजेश्वरी का जो है उसके साथ रहना मुश्किल हो जाता है। किसी तरीके से 2 साल उससे भी रिश्ता अपना चलाती हैं और एक दिन उससे भी वो अलग हो जाती हैं और फिर उसके बाद वो अपने कामों में, चूंकि काम के प्रति भले ही उनकी शादीशुदा जिंदगी ठीक नहीं चल रही थी, विजयपाल से शादी टूट गई, शिवदयाल से शादी टूट गई, लेकिन उसके बावजूद वो जो है अपने काम के प्रति पूरी निष्ठा और पूरी लगन से वो अपना काम करती रहीं, अपने जीवन में, करियर में आगे बढ़ती रहीं। अब दोस्तों 2017 में विजयपाल से शादी हुई, 2019 में अलग हो गई, 2020 में जो है शिवदयाल से शादी हुई, 2021 में उससे अलग हो गई। लेकिन इस बीच में जो है विजयपाल से सिर्फ 1 ही 2 बार उनकी फ़ोन पर बातें हुई और उसके बाद उन्होंने कभी विजयपाल को फ़ोन नहीं किया। विजयपाल जो है हमेशा फ़ोन का इंतज़ार करता था, लेकिन अपने तरफ से उसने भी नहीं किया कि क्या डिस्टर्ब करे या फिर पता नहीं वो क्या सोचे। और उसे पता था कि कहीं शादी कर ली है जो राजेश्वरी है, इसीलिए उसने कभी ज़रूरी नहीं समझा कि किसी के शादीशुदा ज़िंदगी में फिर से जो है रोड़ा अटकाए, तो इसीलिए कभी उसने कॉल नहीं किया। लेकिन 2025 के जब महाकुंभ के मौके पर जब राजेश्वरी थी वो जो है संगम में डुबकी लगाने के लिए मुंबई से प्रयागराज फ्लाइट लेकर आती हैं, उसके बाद गंगा जी में जाती हैं। उनके साथ जो है उनकी एक असिस्टेंट होती है और एक रिश्तेदार महिला होती है, 3 लोग जाते हैं। वहाँ से संगम में डुबकी लगाने के बाद जब वापस वो फ्लाइट पकड़ने के लिए प्रयागराज एयरपोर्ट पर आते हैं, तभी दोस्तों वहाँ पर विजयपाल उन्हें दिख जाता है। जैसे उसे देखती हैं तो फिर उसे आवाज़ लगाती हैं विजय विजय करके। विजय जैसे ही सुनता है, कानों में आवाज़ पड़ती है, वो पलट के देखता है तो राजेश्वरी को देखते ही उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजेश्वरी दौड़ कर जाती है, कहती है कि कैसे हैं विजय, तो कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ पर कैसे। वो कहती है कि मैं कुंभ में डुबकी लगाने गई थी और अब मैं वापस जा रही हूँ, लेकिन कैसे हो और आप यहाँ पर कैसे। तो कहता है कि तुम आ रही हो और मैं जा रहा हूँ, यही तो हमारा रास्ता है। अब दोस्तों राजेश्वरी जो है उसके सीने से लिपट जाती हैं, फूट फूट कर रोने लगती हैं, कहती हैं कि विजय मुझे माफ़ कर दो और मैं जो है मैंने बहुत बड़ा पाप किया था आपको छोड़कर, लेकिन मुझे बहुत पछतावा हुआ। मैं क्या करूं, जमाने के आगे हार चुकी थी, मैं माँ बाप के आगे हार चुकी थी, लेकिन तुम कभी आए नहीं, तुम कभी फ़ोन नहीं किए,
तुम्हारा लाइफ कैसे चल रहा है? उसने बोला, जैसे तुम छोड़ कर गई थी मैं तो वैसे ही हूँ, ना सुख है ना दुख है, बस ऐसे ही जीवन काट रहा हूँ, माँ बाप के साथ रहता हूँ। तो राजेश्वरी कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे अपना लो, मुझे अपना बना लो। विजय कहता है कि मैंने तुम्हें पराया ही कब समझा, मैंने तुम्हें अलग ही कब किया, ये तो हालात था, लोग थे जो तुम्हें मुझसे दूर कर दिए। दोस्तों उसके बाद दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं और फिर उसके बाद वो कहती हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी दोबारा आप संगम में डुबकी लगाने। दोस्तों उसके बाद वो दोनों जाते हैं और संगम में डुबकी लगाते हैं और उसके बाद फिर वहाँ से वो गाजियाबाद जाते हैं, अपने घर मोदी नगर जाते हैं। तो दोस्तों ये रही महाकुंभ के महिमा की एक और कहानी। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि अब राजेश्वरी और विजय पाल के जीवन में कभी कोई कष्ट ना आए। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।